बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 6 मार्क्स यानी 6 अंक वाले 6 अंक वाले प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर 6 अंक वाले प्रश्न देखेंगे। ये क्लास 11th का है। यहाँ पर लास्ट चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र से है। तो यहाँ पर हम अभी तक इस चैप्टर के हमने वो कर लिए हैं 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि यहाँ पर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है। 1 क्या कहता है? कहता है कि सहयोगी और गैर सहयोगियों यानी गैर सहयोगी अल्पाधिकार के बीच अंतर बताइए। ठीक है, हमें क्या बताना है? सहयोगी और गैर सहयोगी अल्पाधिकार के बीच जो है अंतर बताना है, और साथ ही समझाइए कि कैसे अल्पाधिकारी फर्म यानी फर्म में कीमत और उत्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि अल्पाधिकार प्रतियोगी अल्पाधिकार फर्में जो होती हैं किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्णय लेने के लिए निर्भर रहती हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है। उत्तर कहता है कि सहयोगी अल्पाधिकारी के अंतर्गत फर्म कीमत और उत्पादन का स्तर निर्धारित करते समय एक दूसरे के साथ सहयोग करती हैं। ठीक है, जब भी ये सारी फर्में हैं, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी फर्में, 4-5 फर्में मैं मान लेता हूँ। ठीक है, 4 या 5 फर्में हैं जो कि एक ही समान की वस्तु यानी एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन करती हैं। तो वो क्या करती हैं? एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, ये एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहती हैं ताकि वो एक दूसरे पर यानी वस्तु की कीमत को निर्धारित कर सकें। ठीक है, क्योंकि उन्हें देखिए एक ही वस्तु बेचनी है, सभी फर्मों को बेचनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा हर फर्म चाहेगी कि उसके पास जो है उपभोक्ता आए यानी क्रेता आए। तो इसलिए वो क्या करेंगे? एक दूसरे से सहयोग बनाकर रखेंगी। और उसके बाद क्या है? जबकि गैर सहयोगी अल्पाधिकार कार में फर्म एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, कंपटीशन करती है। ठीक है, यानी सहयोगी अल्पाधिकार में क्या होता है कि फर्म एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती है, यानी एक दूसरे को समझती है और इस तरह से वो काम करती हैं सारी फर्में मिलकर ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर गैर सहयोगी अल्पाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं। हर फर्म चाहती है यानी वो उनमें से हर फर्म चाहेगी कि यानी दूसरी फर्म का फायदा ना हो, मेरा फायदा हो जाए। तो इस तरह से वो प्रतिस्पर्धा करती हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं। ठीक है, प्रत्येक फर्म अपने उत्पादन और कीमत के बारे में निर्णय लेते समय अपनी विरोधी फर्मों की संभव प्रक्रिया को ध्यान में रखती है। ठीक है, तो क्या करती है? कीमत के बारे में जब भी निर्णय लेती है कोई फर्म, तो वो क्या करेगी? अपनी विरोधी फर्म का संभव प्रक्रिया यानी क्या संभावना है, विरोधी फर्म क्या क्या कर सकती है, उसको ध्यान में रखती है। अतः फर्मों में परस्पर निर्भरता होती है। ठीक है, प्रत्येक फर्म जो है अपने एक दूसरे पर निर्भर रहती है। अन्य फर्मों की संभव प्रक्रिया के कारण जो है अपने उत्पाद व कीमत में परिवर्तन के निर्णय पर पुनः विचार करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु है, मतलब अगर कोई फर्म है और वो अपनी कीमत को यानी किसी वस्तु की कीमत को निर्धारित कर देती है, तो बाद में उसे क्या करना पड़ेगा? इस पर विचार करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है? एक वस्तु बाजार में है, उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। इस परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभावों की श्रृंखला की व्याख्या कीजिए, रेखा चित्र का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? एक वस्तु है, ठीक है, बाजार में एक वस्तु है, उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। अब लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। उसके बाद इस परिवर्तन के कारण, जब यह परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी श्रृंखला। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा कि यानी प्रभावों की श्रृंखला किस तरह से कैसे जो है प्रभाव की श्रृंखला मतलब किस प्रकार का जो है प्रभाव पड़ेगा, उसकी हमें व्याख्या करनी है और रेखा चित्र बनाना है। ठीक है, ड्राइंग बनानी है और बताना है। ठीक है, ड्राइंग भी बनानी है और हमें क्या करना है? ड्राइंग बनाकर समझाना है।
चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है हमारे पास, यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है कि यहाँ पर मांग में वृद्धि के कारण, ठीक है, मांग में जब वृद्धि होती है तो उसके कारण क्या होता है, मांग वक्र D1 दाईं ओर खिसक जाती है और रेखा चित्र में जैसे कि D2 नया मांग वक्र बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, D1 पहले यहाँ पर D पर था, अब जब इसकी मांग बढ़ गई तो ये देखिए एरो के निशान से दिखा रखा है, ये ऊपर हो गया। ठीक है, और ये D2 बन के आ गया। ठीक है, यहाँ पर इतना हो गया, इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। इसके विपरीत यहाँ पर P1 और EPF के बारे में मांग अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसकी कह रहा है P1 में मांग अधिक होगी। इसका मतलब ये देखिए मांग, अगर कीमत बढ़ रही है तो यहाँ देखिए मांग भी बढ़ रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, कीमत को मैंने बढ़ा दिया तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज़ जो है बढ़ी, क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, पहले कहाँ पर थी, यहाँ पर थी, अब ये यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर जो है क्वांटिटी और प्राइस, अगर आप कीमत को यहाँ पर देखिए, अगर आप जो है मान लीजिए मैं कीमत P1 थी, पहले कीमत इतनी कम थी, मैं कीमत को बढ़ा के P1 से P2 कर देता हूँ। ठीक है, अगर ये P2 कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये कीमत बढ़ चुकी है यहाँ से इतनी, उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी भी, मात्रा भी बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ेगी तो मात्रा बढ़ेगी, कीमत कम रहेगी तो मात्रा भी कम रहेगी। तो ये हो गया। इस कीमत पर जो है उपभोक्ता वस्तु की उतनी मात्रा नहीं खरीद पाते जितनी खरीदनी चाहिए, इसलिए विक्रेता में प्रतिस्पर्धा होती है जिससे कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा, विक्रेता में प्रतिस्पर्धा मतलब लड़ाई होती है, प्रतियोगिता होती है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो सेवाएं देने की मतलब प्रयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं देते हैं ताकि जो है कस्टमर उनके पास आए। ठीक है, प्रतियोगिताएं होती हैं, इस तरह से प्रतियोगिता होती रहती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, यहाँ पर पूरा इसको पढ़ते हैं पहला। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि यहाँ पर कीमत के बढ़ने से मांग में संकुचन तथा पूर्ति में विस्तार होने लगता है। ठीक है, यानी कीमत में संकुचन, कीमत कम हो जाती है जब यहाँ पर कीमत बढ़ने से मांग में संकुचन, यानी मांग जो है कम हो जाती है लेकिन पूर्ति ज़्यादा हो जाती है, जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया, ऊपर हमने दिखाया। यह परिवर्तन तब तक होते रहते हैं जब तक कि यहाँ पर मांग और पूर्ति वक्र बराबर ना हो जाएं। इस प्रकार मांग बढ़कर Q से 0 यानी O से जो है Q2 तक और कीमत जो है P से P2 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया ये बढ़ जाता है। ठीक है, ये इस तरह से बढ़ जाएगा। तो आई होप यहाँ पर ये समझ आ गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यहाँ पर एक वस्तु बाजार संतुलन में है। ठीक है, उस बाजार कीमत पर वस्तु की मांग तथा पूर्ति में एक साथ कमी होती है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। यानी एक वस्तु है जो कि पहले से संतुलन में थी और उस बाजार कीमत पर वस्तु की मांग तथा पूर्ति में एक साथ कमी होती है, यानी मांग और पूर्ति में एक साथ वस्तु की कमी होगी। यानी एक वस्तु है जो कि अच्छी खासी बिक रही है और उस वस्तु की मांग और पूर्ति में अचानक कमी हो जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं, मतलब आंसर भी देख लेते हैं। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है यहाँ पर 3 संभावनाएं बताई गई हैं। यदि मांग में सापेक्ष प्रतिशत कमी पूर्ति में कमी से अधिक हो। ठीक है, यहाँ पे मांग में क्या है, प्रतिशत कम होना चाहिए तो कीमतें घटेंगी, बाजार में पूर्ति अधिक होने के कारण कीमतें घटेंगी। अतः यहाँ पर संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा दोनों में कमी हो जाए तो कीमत घटेगी। दूसरा पॉइंट है, यदि मांग में सापेक्षित प्रतिशत कमी पूर्ति में कमी से कम हो। ठीक है, मांग में क्या होगा, प्रतिशत कमी पूर्ति से कम होगी तो कीमत बढ़ेगी। उसके बाद बाजार में मांग अधिक होने के कारण कीमत बढ़ेगी। अतः संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा दोनों में कमी होगी। यदि मांग में सापेक्षित कमी पूर्ति में कमी के बराबर है तो कीमत अपरिवर्तित रहेगी। कीमत अपरिवर्तित रहने के कारण यह है कि बाजार में ना तो मांग अधिक होगी और ना ही
पूर्ति अधिक ही होगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अतः संतुलन कीमत में कोई भी जो है परिवर्तन नहीं होगा तथा संतुलन की मात्रा में कमी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 पॉइंट है आपके सामने। क्या है, तीनों पॉइंट है यहाँ पर। क्या है, तो ये संतुलन के बारे में है। तो इस तरह से तीनों है। यदि मांग सापेक्षित प्रतिशत होगी, उसके बाद यदि मांग सापेक्षित प्रतिशत कमी पूर्ति से मानी पूर्ति में कमी के बराबर होगी। ठीक है, पूर्ति क्या है, सापेक्षित जो प्रतिशत है वो पूर्ति के कमी के बराबर होना चाहिए इसमें। और यहाँ पर यदि मांग सापेक्षित प्रतिशत जो पूर्ति में कमी के कम होना चाहिए। ठीक है, इसमें कम होना, इसमें बराबर होना चाहिए, इसमें कम होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि समझाइए कि किसी वस्तु की संतुलन कीमत उसकी उत्पादन स्तर पर क्यों निर्धारित होती है जिस पर उस वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वस्तु की संतुलन कीमत, जो वस्तु की संतुलन कीमत है उसी उत्पादन स्तर पर क्यों निर्धारित होती है जिस पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है। ठीक है, जब मांग और पूर्ति बराबर होगी वस्तु की उसी मतलब तब ही संतुलन कीमत स्थापित क्यों होगी, तो ये बताना है। तो यहाँ पर समझाइए। तो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 का आंसर है। तो क्या है आंसर, यदि मांग पूर्ति से अधिक है तो क्रेता उतनी वस्तु नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि मांग अधिक है जितनी की वह खरीदना चाहते हैं। अतः क्रेताओं की प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे परिमाण स्वरूप जो है कीमत बढ़ने लगेगी, जिसके कारण जो है मांग संकुचित हो जाएगी, पूर्ति में विस्तार होने लगेगा। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि मांग पूर्ति के बराबर ना आ जाए। इसके विपरीत यदि पूर्ति जो है मांग से अधिक है तो विक्रेता उतनी वस्तु नहीं बेच पाएंगे। ठीक है, जितनी की वह बेचना चाहते हैं। अतः विक्रेता प्रतिस्पर्धा होगी, जिसके कारण जो है परिमाण स्वरूप कीमतें गिरने लगेंगी, जिसके कारण जो है मांग में विस्तार हो जाएगा तथा पूर्ति गिरने लगेगी। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि यहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से अतः वस्तु की संतुलन कीमत उसकी जो है उत्पादन स्तर निर्धारित होती है जिस पर जो है वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या है, कीमत, वस्तु की संतुलन कीमत कब निर्धारित होगी, जब मांग और पूर्ति बराबर होंगी वस्तु की, तभी हम जो है संतुलन कीमत को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कर लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, और भी यहाँ पर हमें क्वेश्चन करने हैं। तो देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 5 क्वेश्चन, 6, 7 और यहाँ पर जो है 8। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर मैंने करा दिया तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आप और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले मिल सके।